दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम 7वीं कक्षा के भूगोल के अध्याय 6, 7, 8, 9 और 10 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई और वन्यजीव। तो सही उत्तर है तापमान, नमी और मिट्टी की परत की मोटाई, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 किसी वनस्पति की वृद्धि दोस्तों वहाँ के तापमान, नमी और मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। और आप जान लीजिए कि वनस्पति की वृद्धि तापमान, नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। और किसी भी स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे 4 कथन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो ये वन भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही। तीसरा है कि इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता, बिल्कुल सही है। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसी कारण इनको सदाबहार वन कहा जाता है। 1, 2, 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी 1, 2 और 3। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि इन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, इस कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है और ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में रोजवुड, आबनूस और महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो बिल्कुल दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन या पतझड़ वाले मानसूनी वन कहलाते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं और इसके क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ गिरा देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष साल, सागौन, नीम और शीशम हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है दोस्तों यहाँ पर कि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताओं को दर्शाते हैं, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए ये शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में ये विशेषताएं दी गई हैं। दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार वन जो हैं ये वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ओक, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है आपके सही हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं, सही है। और इस प्रकार के वृक्ष जो हैं अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
और दोस्तों शीतोष्ण पर्णपाती वनों में आप जान लीजिए कि कौन से वन हैं। ओक, ऐस, बीच आदि हैं। फीजेंट और मोनाल पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। और ये वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड और पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय वनों को। भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान यानी आर्क्रेट्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे रसदार फलों की पैदावार होती है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। दोस्तों महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। और ये वनस्पति अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर और पर्णपाती प्रकार के होते हैं, ये सही नहीं है। और शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो देखिए 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वनों के संदर्भ में। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले और सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। वन और उनके वृक्षों के संबंध में ये मिलान आपको करना है। चीड़ देवदार, ये दोस्तों शंकुधारी वनों के अंतर्गत जो है चीड़ देवदार आते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप जान लीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आबनूस और महोगनी आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में अगर देखा जाए तो सागौन और साल आते हैं। और शीतोष्ण पर्णपाती वन में अभी अभी आपने पढ़ा है ऐश और बीच आते हैं। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मिलान का। अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, तो ये आपका सही नहीं है। तो इस जो पूछा गया है कि कौन से कथन आपके इसमें से बताना है असत्य हैं यानी गलत है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। और दूसरा, उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 आपके असत्य यानी गलत हो जाएंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली है। और ये घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। और सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। और आप जान लीजिए अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। शीतोष्ण घास स्थल और यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। और आप जान लीजिए दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप आदि पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। तो ये किस क्षेत्र के बारे में ये विशेषताएं कही गई हैं? तो आप जान लीजिए, ये ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में ये विशेषताएं कही गई हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों की वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है और ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। सवाना, वेल्ड, कंपोस और लानोस। इसमें से आपको बताना है कि कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जान लीजिए, सवाना, कंपोस और लानोस 1, 3, 4 ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। दोस्तों देखिए, विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका के सवाना, ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास स्थल कंपोस और वेनेजुएला के लानोस जो हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? पंपास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स। तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों आप जान लीजिए, पंपास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स ये सभी शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। पंपास दक्षिण अफ्रीका में, प्रेयरी उत्तर अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब आइए मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे स्थान जहां भवन और बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। बिल्कुल सही है। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तान और पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि केवल एक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों कि बसाव स्थान बस्तियों को कहते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, लेकिन बस्तियां जो है ये अस्थायी भी हो सकती हैं, अस्थायी नहीं। घने जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तान और पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? पहाड़ी, मैदानी, तटीय और घने जंगली क्षेत्रों में। तो सही उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगली क्षेत्रों में। अभी अभी आपने पढ़ा है कि प्रकीर्ण या बिखरी हुई, छितराई हुई बस्तियां केवल जो है पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर छितराए हुए होते हैं और इस प्रकार की बस्तियां पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सबवे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सड़क का भूमिगत निर्माण सबवे होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आप जानते हैं विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देखिए कि अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल सही है। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि नदियों के अलावा नहरों का भी उपयोग किया जाता है। तो केवल एक आपका सही है। दोस्तों अधिक दूरी में और भारी और बड़े आकार के सामान ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग होते हैं। नौ वहन योग्य नदियों, झीलों और नहरों का उपयोग भी अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक्स और अमेरिका में नील नदी, तो केवल नदियां ही नहीं, झीलें भी अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए प्रयुक्त होती हैं। समुद्री और महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है और ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। अब आइए दोस्तों, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
देखिए, अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। बिल्कुल सही है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। बिल्कुल सही है। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो तीनों ही कथन अमेजन नदी बेसिन के संबंध में सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्किड और ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्षा वन यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में आर्किड और ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे उगते हैं। वर्षा वन प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं की छत बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित नमी युक्त होती है और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलायड उगते हैं। दोस्तों, ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेजन नदी द्रोणी के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? यानी अमेजन नदी द्रोणी वर्षा वनों में मलोका क्या है? तो उत्तर है, यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को मलोका कहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वनों में जो मलोका है वो वहाँ के लोगों के लिए जो बनाए जाने वाले घर होते हैं और इनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, क्योंकि वहाँ हर दिन बहुत अधिक वर्षा होती है। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदियों के बेसिन में सूसू नामक या सूस नामक डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, लूनी और गोदावरी। तो सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2 में। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ी जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूस अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूस की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। अब आइए देखते हैं शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेयरी किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है। तो याद रखिएगा, प्रेयरी उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को प्रेयरी कहा जाता है। ये समतल मंद ढलान पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। यहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? देखिए, ये घास के मैदान पश्चिम में राकी और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हुए हैं। बिल्कुल सही है। प्रेयरी सामान्यतः वृक्ष विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, आल्डर और पापलर जैसे पेड़ उगते हैं। बिल्कुल सही है। अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन आपके प्रेयरी प्रदेशों के बारे में सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये आपके सभी कथन जो तथ्य बताए गए हैं वो आपके सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है? देखिए, मिसिसिपी, सास्केचुआन और हडसन तथा नील। तो इसमें मिसिसिपी दोस्तों, और आप जान लीजिए मिसिसिपी और सास्केचुआन नदी के अपवाह का संबंध प्रेयरी घास के मैदान से है। 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, कि ऑप्शन ए। और दोस्तों, प्रेयरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेयरी मैदान का जो अपवाहन है मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियां, जबकि कनाडा का जो मैदान का अपवाहन है सास्केचुआन नदी और उसकी सहायक नदियां करती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है कि कथन है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रेयरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को, याद रखिएगा। वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, बिल्कुल सही है। और जायरे और इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, तो ये सही नहीं है। केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं और इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है। ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, न कि जायरे और इसकी सहायक नदियां। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्याय 10 पे आ जाइए, रेगिस्तान में जीवन से संबंधित है। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन मरुद्यान को सही तरीके से परिभाषित करता है। देखिए, मरुद्यान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। ऑप्शन सी जो है केवल 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान यानी ओएसिस बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके पास निवास करते हैं। खजूर के पेड़ और अन्य फसलें यहाँ पर मरुद्यान में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला कथन है कि लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर देखिए, लद्दाख के पूर्व में काराकोरम और पश्चिम में जास्कर, गलत है। लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत है और दक्षिण में पीर पंजाल, ये भी गलत है। लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत और दक्षिण में काराकोरम, गलत है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख के संबंध में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व और बृहद हिमालय के बीच लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? आपको बताना है। सिंधु, दामोदर, बराकर और श्योक नदियों में से कौन सी नदियां? तो सही उत्तर है सिंधु और श्योक। देखिए, केवल 1 और 4 नदियां ये लद्दाख से होकर बहती हैं। सिंधु और श्योक प्रमुख नदियां हैं। श्योक सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों और गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में कई अनेक हिमानियां भी स्थित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन और कारण से है। कथन है, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। कारण है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के उत्तर में लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यहाँ वर्षा नाम मात्र की ही होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लद्दाख के क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लद्दाख घाटी में सरपत यानी विलो तथा पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन हैं, ये सही नहीं है। लद्दाख के क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं, बिल्कुल सही। तो आप जान लीजिए केवल 1 और 3 आपके सही हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि लद्दाख के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन हैं, ये गलत हैं क्योंकि लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत और बिलो तथा पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है और लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ भी स्थित हैं और कुछ बौद्ध मठों में हेमिस, थिकर्स और लामायूरू हैं। गोम्पा तिब्बती शैली में एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन या भवनों को कहते हैं और भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे ये भवन साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा और भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और भूगोल विषय से आयोजित अन्य विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।